6 प्रकार के काव्य प्रयोजनों को उन्होंने बताया। अब जो है वो कहते हैं एवं अस्य प्रयोजनम उक्त्वा कारणम आह। एवं नाम इस प्रकार अस्य काव्यस्य प्रयोजनम उक्त्वा, प्रयोजन कह करके, प्रयोजन बता करके कारणम आह। सबसे पहले हम किसी विषय वस्तु का अगर प्रतिपादन करते हैं, किसी के समक्ष कोई विषय रखते हैं, तो सबसे पहले उसका हम प्रयोजन बताते हैं और प्रयोजन बताने के बाद फिर वह क्यों करना है उसका कारण बताते हैं। तो एवं इस तरह से अस्य काव्यस्य, इस काव्य का प्रयोजनम उक्त्वा, प्रयोजन कह करके कारणम आह, कारण कहते हैं। काव्य के पीछे क्या कारण होता है, काव्य कैसे होता है, क्यों होता है, उसकी पद्धति क्या है, वो बताते हैं। कहते हैं शक्तिर निपुणतालोक शास्त्र काव्याद्य विवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। कहते हैं शक्ति ही निपुणता अभ्यास इति तद उद्भवे हेतु। शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये तीनों जो हैं तद उद्भवे, उसके उत्पन्न होने में, किसके उत्पन्न होने में, काव्य के उत्पन्न होने में, काव्य के उद्भव में हेतु है, कारण है। यहां पर हेतु में एक वचन है, बहुवचन होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ वो आगे बताएंगे। तो कहते शक्ति, समझ रहे हैं आप लोग, निपुणता अर्थात निपुणता, और अभ्यास, अभ्यास कैसा, तो कहते हैं कि काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास, काव्यज्ञ शिक्षया, काव्यम जानाति काव्यज्ञः, काव्य को जानने वाले जो लोग हैं उनकी शिक्षा के द्वारा, उनके अध्यापन के द्वारा अभ्यास होता है। शक्ति जन्मजात होती है। और निपुणता, निपुणता कैसे आती है, तो कहते हैं लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् निपुणता। लोक अर्थात इस संसार, संसार क्या है, कैसे है, संसार में कौन से पदार्थ हैं, किन पदार्थों का, किन वस्तुओं का, किन पशुओं का क्या लक्षण है, इत्यादि सब चीजें जो है वो शास्त्र में आती हैं, लोक में आती हैं। तो कहते हैं कि लोक का समस्त ज्ञान और शास्त्र, शास्त्रों का समग्र ज्ञान, षड शास्त्र जो हैं उनके अंग हैं, उपांग है, उन सारे शास्त्र आदि का ज्ञान, और काव्य लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्, काव्य आदि अवेक्षणात्, काव्य आदि का अर्थात कई काव्यों का, कालिदास के उपमा प्रधान काव्यों का, अन्य पदलालित्य प्रधान कवियों का, तो काव्यादि का अवेक्षण करना अर्थात पढ़ना, निरीक्षण करना, जानना, उनको डीपली जो है अध्ययन करना, इन सब से निपुणता आती है। तो शक्ति जो है वो जन्मजात हो गई, निपुणता लोक शास्त्र और काव्यादि को जानने से हो गई, और अभ्यास जो काव्य को जानने वाले लोग हैं उनसे शिक्षा लेने से अभ्यास होता है। इति, ये जो तीनों हैं तद उद्भवे, तद नाम उस काव्य, चर्चा काव्य की हो रही है, तो तद मतलब काव्य के, उद्भवे अर्थात उत्पत्ति में हेतु, कारण होते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ तो आपने 3 कारण बताए, एक बताई शक्ति, दूसरा बताई निपुणता, और तीसरा बताया अभ्यास। तो जब कारण 3 हैं तो बहुवचन होना चाहिए। विशेष्य में जो लिंग, जो विभक्ति और जो वचन, वही लिंग, वही विभक्ति और वही वचन विशेषण में भी होता है। तो जब ये 3 है तो यहाँ बहुवचन होना चाहिए, तो कहते नहीं, ये तीनों अलग अलग जो हैं प्रत्येक पर्याप्त न्याय से काव्य के प्रति हेतु नहीं होते हैं, ये तीनों सम्मिलित रूप से काव्य के प्रति हेतु होते हैं। अर्थात जन्मजात अगर कोई कवि है, कविता की नेचर वाला वो अगर पैदा हुआ है,
और शास्त्रों को न पढ़े, उसे लोक का ज्ञान न हो, काव्यादि का उसने अध्ययन न किया हो, और काव्य को जानने वाले लोगों के पास उसने अभ्यास न किया हो, छंद शिक्षण नहीं लिया हो, तो वह क्या काव्य करेगा? नहीं कर सकता। और मान लीजिए शक्ति नहीं है, जन्मजात कवि वाला नेचर उसका नहीं है, और न ही उसने काव्य को जानने वाले लोगों के पास अध्ययन किया है, केवल शास्त्र को, काव्यों को, लोक को जाना है, केवल विद्वान हो गया है, तो ये जरूरी नहीं कि जो विद्वान है वो कवि भी हो जाएगा। अगर उसके पास शक्ति नहीं है, अगर उसके पास अभ्यास नहीं है, तो वह कवि नहीं हो सकता। और न तो किसी के पास जन्मजात शक्ति है, अर्थात काव्य करने का नेचर भी नहीं है, और न ही उसने काव्यों में, शास्त्रों में निपुणता प्राप्त की है। केवल महाकवियों के पास जाकर के गुरुजी छंद कैसे बनाया जाता है, गुरुजी श्लोक कैसे निर्माण किया जाता सिखाइए, केवल श्लोक निर्माण करना सीख जाए तो भी वह कवि नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये तीनों समेकित रूप से एक रूप में जब रहेंगे तभी वह काव्य को जन्म दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। विश्लेषण में जाएंगे उसके पहले जयदेव, पीयूष वर्ष जयदेव कहते हैं, उन्होंने शक्ति को प्रतिभा माना है। कहते हैं प्रतिभैव श्रुताभ्यास सहिता कवितां प्रति हेतुर्मृदम्ब संबद्धा बीजमाला लतामिव। कहते हैं प्रतिभा एव, प्रतिभा ही कारण है। उन्होंने शक्ति को प्रतिभा कहा है। कहते हैं काव्य के प्रति केवल एक ही कारण है, वो क्या है? प्रतिभा। वो कैसी प्रतिभा होनी चाहिए? श्रुताभ्यास सहिता। श्रुत अर्थात निपुणता। लोक शास्त्र काव्यादि में जो श्रुत्यादि से निपुणता प्राप्त हुई है, विद्वत्ता प्राप्त हुई है, उस विद्वत्ता से युक्त प्रतिभा और अभ्यास। तो श्रुत अर्थात निपुणता और अभ्यास से युक्त जो प्रतिभा है, वही प्रतिभा काव्य के प्रति कारण होती है। प्रतिभैव श्रुताभ्यास सहिता कवितां प्रति, कविता के प्रति। कैसे? उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से एक उदाहरण दिया। कहते हैं हेतुर्मृदम्ब संबद्धा बीजमाला लतामिव। मृत अंबु संबद्धा बीजमाला लताम इव। जिस तरह से मिट्टी और जल से युक्त बीजमाला लता के प्रति कारण होती है, जिस तरह से मिट्टी और जल से युक्त बीज लता की उत्पत्ति के प्रति कारण होता है, उसी तरह से श्रुत अर्थात निपुणता और अभ्यास, इन दोनों से युक्त जो प्रतिभा है, प्रतिभा रूपी बीज है, वह प्रतिभा रूपी बीज काव्य रूपी लता के उत्पत्ति में कारण होता है। कहते हैं मान लीजिए केवल बीज है, केवल बीज को आपने रख दिया टेबल कुर्सी पे, लता उसमें से उत्पन्न नहीं हो सकती। केवल पानी है, उस पानी से लता उत्पन्न नहीं हो सकती। केवल मिट्टी है, उस मिट्टी से लता उत्पन्न नहीं हो सकती। जब तक जल, मिट्टी और बीज, इन तीनों का समावेश नहीं होगा। कैसे समावेश होगा? सबसे पहले मिट्टी रूपी निपुणता का आधार हो, उसके ऊपर फिर शक्ति रूपी, प्रतिभा रूपी बीज का आरोपण किया जाए, और फिर अभ्यास रूपी जल से उसे बार बार सींचा जाए, तब जाकर के काव्य रूपी लता उत्पन्न होती है। इसका विश्लेषण करते हैं। कहते हैं शक्ति ही, शक्ति क्या है? कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषः। कवित्व वस्तुतः आचार्य पीयूष वर्ष जयदेव ने जो श्लोक लिया है, जो थॉट लिया है, चिंतन लिया है, वो यहीं से लिया है। तो कहते हैं शक्ति क्या है? कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषः। कवित्व का बीज कैसा होता है? वो संस्कार विशेषः, एक विशेष प्रकार का संस्कार होता है। न तो वो संस्कार कोई गुरु दे सकता है, और न ही वह किसी विद्यालय महाविद्यालय में पाया जा सकता है। वो शक्ति, वह बीज, वह प्रतिभा
आदमी जन्मजात लेके पैदा होता है, उस प्रतिभा में अवश्य निपुणता इत्यादि के द्वारा निखार आता है, और अभ्यास इत्यादि न करने से वह प्रतिभा कुंठित हो जाती है, लेकिन वह प्रतिभा जन्मजात ही मिलती है। तो कहते हैं शक्ति क्या है? कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। कवित्व बीज रूपी एक विशेष प्रकार का संस्कार है जो कि हमें जन्मजात मिलता है। याम बिना, याम शक्तिम याम प्रतिभाम बिना काव्यम न प्रसरेत। काव्य प्रसरित नहीं हो सकता। बड़ा बड़ा बढ़िया इन्होंने प्रयोग किया है। काव्यम न जनयेत ऐसा नहीं कहा, काव्य उत्पन्न नहीं हो सकता ऐसा नहीं कहा। काव्य बिल्कुल आदमी काट पीट करके तोड़ मरोड़ के कविता जो है कुछ कर सकता है, लेकिन उस कविता का प्रसार नहीं हो सकता। कविता जो हृदय में घुस करके और प्रफुल्लित कर देती है, उस तरह की वह कविता नहीं हो सकती। तो शक्ति जो है वो कवित्व बीज रूप एक विशेष प्रकार का संस्कार है, जिसके बिना काव्य प्रसरित नहीं हो सकता। और अगर मान लीजिए बहुत बड़ा जो है वो फिल्म स्टार है, बहुत बड़ा महापुरुष है, बहुत बड़ी उसकी फैन फॉलोइंग है, और उसने अपने फेसबुक पे ट्विटर पे डाल दिया और प्रसरित भी हो गई, तो प्रसृतम वा उपहसनीयम स्यात्, वह कविता उपहास योग्य हो जाएगी। लोग कहेंगे यार क्या बकवास लिखा है, क्या उलूल जुलूल लिखा है। तो शक्ति के बिना, शक्ति रूपी कवित्व बीज के बिना, संस्कार विशेष के बिना पहली बात तो कविता उत्पन्न नहीं हो सकती, प्रसरित नहीं हो सकती, और अगर प्रसरित हो भी गई तो वह कविता उपहास का पात्र हो जाती है। आगे कहते हैं लोकस्य, लोकस्य मतलब क्या? लोक मतलब क्या? तो कहते हैं स्थावर जंगमात्मकस्य लोकवृत्तस्य, जो भी स्थावर और जंगम, चल अचल जितने भी हैं, अचल और चल जितने भी लोक वृत्त हैं, लोक व्यवहार हैं, वृत्तम नाम व्यवहार, जितने भी लोक वृत्त हैं, लोक व्यवहार है, उन सारे लोक व्यवहारों का स्थावर और जंगम, चल अचल, जीव क्या सजीव निर्जीव सभी चीजों का आपको जो है ज्ञान हो, ये लोक का ज्ञान हो कहलाता है। और शास्त्रों का ज्ञान क्या है? कौन कौन से शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए कविता के लिए, काव्य के लिए? तो कहते हैं छंदो व्याकरणाभिधान कोश कला चतुर्वर्ग गजतुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथानाम। कौन कौन से शास्त्र हैं? तो सबसे पहले छंद शास्त्र का ज्ञान आपको होना चाहिए। छंद कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या भेद होते हैं, वृत्त किसे कहते हैं, संवृत्त, अर्ध संवृत्त, विषम वृत्त क्या होते हैं, छंदों का ज्ञान होना चाहिए। फिर व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। आपने छंद अर्थात संरचना मॉडल को जान लिया और प्रयोग जो है अशुद्ध करने लगे तो कचरा हो जाएगा। इसलिए छंद शास्त्र के ज्ञान के बाद व्याकरण शास्त्र का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है काव्य के लिए। फिर मान लिया आप छंद जान गए, व्याकरण के नियम जान गए, लेकिन आपको जो है अब शब्द ही नहीं मिल रहे हैं, किस चीज को क्या कहते हैं वही नहीं मिल रहा है। बार बार आप हाथी के लिए गज 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 शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसके पर्यायों का ज्ञान ही नहीं है। तो अभिधान ग्रंथों का ज्ञान आपको होना चाहिए और कोश ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए, अमर कोश आदि का ज्ञान होना चाहिए, कलाओं का ज्ञान होना चाहिए। आप श्रृंगार का काव्य लिख रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि कलाएं कौन कौन सी होती हैं, कैसे पत्नी को मनाया जाता है, कैसे पता चलता है कि पत्नी रुष्ट है, कैसे पता चलता है कि वह प्रेयसी जो है वह प्रियतम के प्रति आकृष्ट है, इत्यादि किन्हीं कलाओं का आप ज्ञान ही नहीं, आप क्या उसमें काव्य में डालेंगे? कुछ नहीं डालेंगे और शुष्क काव्य हो जाएगा, कठिन काव्य हो जाएगा। और मान लीजिए छंद, व्याकरण, अभिधान, कोश, कला सब आपने कर लिया और चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि ज्ञान नहीं है, केवल आप जो है वो प्रेम प्रसंगों की बात करेंगे, उससे कोई पाठक को अभीष्ट सिद्ध नहीं होगा, उसका कोई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सिद्ध नहीं होगा, न तो कोई उसे उपदेश प्राप्त होगा, न कोई व्यवहार ज्ञान प्राप्त होगा। अतः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों वर्गों का ज्ञान होना चाहिए, इन चारों वर्गों से संबद्ध शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए।
और मान लीजिए आपने प्रयोग कर दिया, वीर रस का आप काव्य लिख रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि घोड़ा कैसे होता है, हाथी कैसा होता है, उनका लक्षण ही आपको नहीं पता है। नैषधि चरितम में जब राजा नल के घोड़ों का वर्णन करने लगे हैं श्रीहर्ष, तो 25-30 श्लोकों तक केवल घोड़ों का वर्णन किया है। घोड़ों के नाल, घोड़ों के पांव कैसे हैं, खुर कैसे हैं, उनकी चाल कैसी है, उनकी पूंछ कैसी है, उनके गले का भाग कैसा है, उनके कान कैसे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं, कितना उछल रहे हैं, इतना विलक्षण जो है उनका ज्ञान। तो गज तुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथानाम, गज तुरग खड्ग इत्यादि लक्षण ग्रंथों का भी ज्ञान कवि को होना चाहिए। तो ये निपुणता हो गई, लोक शास्त्र, इन दोनों की निपुणता। और तीसरा आया अभ्यास। तो अभ्यास कैसा है? काव्यानाम अभ्यास, काव्यों का अभ्यास होना चाहिए। तो काव्यों का अभ्यास कैसा है? तो कहते हैं महाकवीनाम काव्यानाम, काव्यानांच महाकवि संबंधी नाम, महाकवियों से संबद्ध जो काव्य हैं, उन महाकवियों से संबद्ध काव्यों को उनका अध्ययन करना चाहिए। कहते हैं कि काव्य का अभ्यास करिए, और आपने किसी का भी जो है ऐसे नया नया कवि पैदा हुआ है, उसी कविताएं आप पढ़ना शुरू कर दिए, उसने भी उल्टा सीधा लिखा, आपने भी उल्टा सीधा सीख लिया, और उसका तो कचरा हुआ, आपका भी कचरा हो गया। ऐसा नहीं करना है। कैसा करना है? तो कहते हैं महाकवि नाम काव्यानांच महाकवि संबंधी नाम, महाकवियों से संबद्ध काव्यों का अध्ययन करना है। रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, रामायणम, महाभारतम इत्यादि काव्यों का अध्ययन करना है। और आदि ग्रहणात्, आगे से आया आदि, काव्यादि नाम, तो आदि शब्द से किसका ग्रहण होगा? इतिहास आदि नाम विवर्षणात् व्युत्पत्ति है। इतिहास प्रसिद्ध जो ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत आदि, उन सभी का विमर्श करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, उनकी व्युत्पत्ति अर्थात उनके गंभीर अर्थों को जानना चाहिए, तब जाकर के आपका अभ्यास होता है। कहते हैं और काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति तदुपदेशेन कर्णे योजने च पौनः पुण्येन प्रवृत्तिरित्रयः समुदिताः ऋतुव्यस्तास्तस्य काव्यस्योद्भवे निर्वाणे समुल्लासे च हेतुर्न तु हेतवः। कहते हैं काव्यम कर्तुम, काव्य करने के लिए, विचारयितुम, और विचार करने के लिए, अर्थात जो काव्य करना जानते हैं, काव्यों पर विचार करना जो जानते हैं। काव्य करना मतलब जो महाकवि काव्य करते हैं, महाकाव्यों का निर्माण करते हैं, ऐसे। और काव्य विचारयितुम, जो काव्यों के ऊपर विचार करते हैं, जैसे अच्छा काव्य कैसा होना चाहिए, कौन से काव्य में दोष होते हैं, कौन से गुण होते हैं, इत्यादि का जो विचार करते हैं मम्मट आदि, विश्वनाथ आदि, ऐसे या अन्य जो समीक्षक लोग हैं, उनके पास ये जानन्ति, जो जानते हैं, तद उपदेशेन, उनके उपदेश से। मान लीजिए कोई कहे कि भाई आप कह रहे हैं कि काव्य का विचार जो है करने वालों के पास जानना चाहिए, तो मम्मट और विश्वनाथ तो है नहीं, हम किसके पास जाएं काव्य का विचार करने कि अच्छा काव्य क्या होता है, बुरा काव्य क्या होता है, काव्य में कौन से दोष होते हैं, कौन से गुण होते हैं। तो कहते हैं ये जानन्ति तद उपदेशेन, उनका जो उपदेश है, उपदेश क्या है? मम्मट का उपदेश काव्य प्रकाश, विश्वनाथ का उपदेश साहित्य दर्पण आदि, ऐसे उनके उपदेश से करणे योजने च, करने में और योजन में, कैसे उन्होंने किया उसकी उसमें, और योजन करना मतलब खुद बनाना, कैसे उन्होंने किया है और कैसे हम कर सकते हैं, उसमें पौनः पुण्येन प्रवृत्ति, बार बार उसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए। अर्थात बार बार केवल मम्मट के काव्य प्रकाश को पढ़े जा रहे हैं, अपना कुछ उसमें काव्य निर्माण नहीं कर रहे हैं, किसी काम का नहीं, और केवल काव्य का योजन करिए जा रहे हैं, उस मम्मट के काव्य प्रकाश को नहीं पढ़ा, कोई मतलब नहीं। मान लीजिए काव्य, मम्मट के काव्य प्रकाश को एक बार पढ़ लिया और काव्य भी एक बार कर लिया, तो भी सिद्ध नहीं होगा। अर्थात कर्ण और योजन क्रिया बार बार होनी चाहिए। कर्ण और योजन क्रिया में प्रवृत्ति
पुनः पुनः होनी चाहिए, तब जाकर के ये तीनों अर्थात शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये तीनों समुदिता, सम नाम समान रूपेण, उदिता उत्पन्ना, ये तीनों एक साथ जब उत्पन्न होती हैं, एक साथ इनका समवाय होता है, तब जाकर के कविता उत्पन्न होती है। तीनों का एक साथ समावेश होगा तभी कविता उत्पन्न हो सकती है। इसलिए न तो व्यस्ताः, न कि अलग अलग, व्यस्ताः नाम भिन्न 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 रूपेण, भिन्न भिन्न रूप से शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य के निर्माण में प्रवृत्त नहीं करा सकती। जब वो समुदित रूप से एक साथ जब तीनों प्रवृत्त होंगी, अर्थात आपके पास शक्ति भी हो और आप उसका शास्त्रों का प्रतिदिन अभ्यास भी करें और प्रतिदिन काव्य रचना का भी अभ्यास करें। 6 महीना आपने शक्ति के लिए अर्जित कर दिया, 6 महीना जो है आपने शास्त्रों के अध्ययन के लिए कर दिया और 6 महीना अभ्यास किया, नहीं चलेगा, तीनों एक साथ करना पड़ेगा। इसीलिए तस्य काव्यस्य उद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतुर न तु हेतवः, इसलिए तस्य काव्यस्य उद्भवे, उस काव्य के उद्भव में अर्थात उत्पन्न होने में, निर्माणे निर्माण करने में और समुल्लासे उसके विकास करने में हेतु, ये तीनों मिलकर के कारण है, न तो हेतवः, न कि अलग अलग कारण होने से बहुवचन है।